पिछले लेक्चर में हम लोगों ने राजनीतिक भूगोल के नेचर के बारे में पढ़ रहे थे। तो दो विषय हम पढ़ चुके हैं कि मानवीय घटनाओं का अध्ययन होता है प्राकृतिक घटनाओं के संदर्भ में। उसके बाद राज्य और राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्थाएं, तीसरा जो विषय होता है वो होता है हमारा प्रशासनिक विषय, भी राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। ऐसा विषय राजनीतिक भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आता है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वे व्यवस्थाएं मानवीय व्यवस्थाएं हैं, अपनी सुविधा के लिए मानव ने खड़ी की है और ये एक राज्य के संदर्भ में है, राज्य को लेकर अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो आप लोगों को ध्यान में आता है कि एक व्यवस्था बिल्कुल मानवीय व्यवस्था है, दूसरा राज्य जो है वो प्राकृतिक व्यवस्था है। तो ये जो दोनों व्यवस्थाएं हैं, इन दोनों के बीच के संबंध को राजनीतिक भूगोल में पढ़ा जाता है। इन दोनों के आपस के क्या संबंध है, ये सारे विषय राजनीतिक भूगोल में पढ़े जाते हैं, वहां पर इनको समझा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं या राजनीतिक भूगोल में ये हो सकता है कि बिना प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझना, राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझना कठिन है। तो ऐसे में राजनीतिक भूगोल प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में राज्य के जितने भी भौगोलिक तत्व हैं उनका अध्ययन करता है। तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी दो तरह की हो सकती है। जैसे आप भारत के संदर्भ में इसको समझेंगे तो केंद्र सरकार की अपनी व्यवस्था है, राजस्थान सरकार की अलग व्यवस्था है, जिसको अंतरराज्य अंतरराज्य मतलब दो राज्यों के बीच में हो सकता है, जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना और भारत और अमेरिका, ये एक अंतरराज्य जैसे व्यवस्था है जिसको अपन इंटरस्टेट कहते हैं। और दूसरा भारत के अंदर की जो व्यवस्था है तो वो व्यवस्था भी एक अलग उसका प्रारूप है, अलग शक्ल होती है। तो इन सबको भाई दो राज्य, आज जो परिस्थिति है राजनीतिक परिस्थिति या जिसको अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति कह सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र एकाकी नहीं हो सकता। वो राष्ट्र अगर ये चाहे कि मैं अकेला दुनिया में सब कुछ कर लूंगा तो ये बहुत मुश्किल काम हो गया। और इस जिसको कहते हैं गति के दौर में, जैसे हर चीज की गति बढ़ गई। आज कहते हैं कि दुनिया बहुत छोटी है, आप विश्व के किसी भी भाग में कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में पहुंच सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में राज्य कोई चाहे, और कोई भी राज्य ये नहीं चाहता, क्योंकि विकास जो है वो एक बहुत अलग संदर्भ है। हर राष्ट्र ये चाहता है कि मेरे यहाँ जो कमी है वो मैं किसी और से प्राप्त कर उसको दूर कर लूं। तो ऐसे में आज, पहले के जमाने में तो ये हुआ करता था कि जैसे कुछ भौगोलिक तत्व ऐसे जिनको लगा कि इंग्लैंड को मेरे यहाँ नहीं है, तो वो यूरोप के सारे देश जिनके पास जहाजी शक्ति थी वो अपने जहाजी बेड़े लेकर निकल गए दुनिया में। जहां जहां भी वो अपनी सल्तनत कायम कर सकते थे वह उन्होंने अपनी सल्तनत कायम कर उस राष्ट्र के जितने भी भौगोलिक तत्व जो बहुमूल्य थे उन पर कब्जा कर लिया और उनको अपने देश के हित में उपयोग करने लगे। तो ये एक व्यवस्था थी, लेकिन आज ये व्यवस्था वर्तमान में संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राज्य व्यापार के माध्यम से और दूसरी सारी ट्रीटीज के माध्यम से, संधियों के माध्यम से इन सबको पूरा करता है। तो ऐसी व्यवस्था में कोई राज्य ये चाहे कि मैं दुनिया में किसी से बात नहीं करूं, मेरा कोई संबंध नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो आज उसको किसी भी रूप में ये सहयोग के लिए आगे आना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। और कोई ये चाहे कि मैं दूं ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको भी किसी न किसी चीज की आवश्यकता है। तो वो गिवन टेकन चलता रहता है दो राष्ट्रों के बीच में। तो वो कौन सी परिस्थितियां, वो कौन से भौगोलिक तत्व है जो इस गिवन टेकन के लिए जिम्मेदार है। कहीं पर कमी है तो कहीं पर बहुलता है, वो आपस में उसको एक्सचेंज करते रहते हैं। कई राष्ट्र तो ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि इस दौर में भी भौगोलिक टर्म है, लैंडलॉक्ड हैं, वो वहां पर किसी भी प्रकार के समुद्र की सुविधा नहीं है, बिल्कुल जमीन से गिरे हुए हैं। अब बिना समुद्र के आज के व्यापार और आज के विकास की अगर अपन बात करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उन लैंडलॉक्ड राज्यों को अपने निकट के जो राज्य जिनके पास समुद्र है, जिनके किनारे समुद्र पर है, तो उनके लिए वो बहुत आसान हो जाता है। तो वहां पर वो
बहुत आसानी से उनकी मदद के माध्यम से अपने व्यापार को कर सकते हैं। लेकिन अब ये निर्भर करता है कि आपके पड़ोसियों के साथ आपका कैसा संबंध है। अगर आपका संबंध ठीक नहीं है, तो जैसे नेपाल की बात करें, वो लैंडलॉक्ड है, भूटान लैंडलॉक्ड है, तो ऐसी स्थिति में उनका कोई भी व्यापार भारत के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि उनका समुद्र भारत के पास है। भारत के माध्यम से उनके यहाँ व्यापार होता है। अगर अब भारत के साथ वो संबंध ठीक नहीं करेंगे तो बिल्कुल लैंडलॉक्ड हो जाएंगे। उनका दुनिया का कोई भी काम उनका भारत के बिना नहीं हो सकता, व्यापारिक काम जो समुद्र पर निर्भर है। तो ये जो परिस्थिति है, ये ऐसी दुनिया के कई देशों की ऐसी परिस्थिति है। तो वहां पर उनको अगर विकास करना है तो वो आपसी संबंध वाली जो बात है वो वापस वहां आ जाती। और वैसे भी अभी जैसे तेल का देखिए कि तेल की आवश्यकता दुनिया भर में है, तो वो जो राष्ट्र जिनको तेल की आवश्यकता है वो निश्चित रूप से अरब की बात मानेंगे, अरबियन कंट्रीज की बात मानेंगे। नहीं मानते हैं तो दूसरी दिक्कतें आ जाती है। ये एक आपसी सामंजस्य है। कई बार आपको लगता है कि वो अपनी दादागिरी कर रहे हैं, तो वो अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। मैं इसको उस रूप में कह सकता हूं कि अपने आप को पावर बनाने के लिए वो अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, और आपकी मजबूरी है, इसलिए आपको उनकी बातों को मानना पड़ेगा। ये एक सामान्य सा आर्ग्यूमेंट है। हमारे यहाँ परिवारों में भी, समाज में भी हम देखते हैं जो प्रभावशाली लोग हैं, चाहे किसी भी दृष्टि से प्रभावशाली हैं, वो सारे प्रभावशाली लोग अपनी बात को हर व्यक्ति को मनाते हैं, और आपको भी उनकी बात को मानना होता है। तो जो आज का जो दौर है दुनिया का, उसमें व्यापार और अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में अपन ये, और ये तो पुरातन काल से चला आ रहा व्यापार वाला संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, तो कि हमने देखा है कि यायावर जो जितने लोग थे, व्यापारी लोग थे, पता नहीं कहां से यूरोप से चलकर भारत आते थे मसालों की खरीद के लिए और इसके लिए, और हमारे यहाँ के लोग वहां जाते थे, और पूरे दुनिया में लोग इस तरह से घूमा करते थे। तो वो जो व्यवस्था है, इस भौगोलिकता को हमको समझना पड़ेगा कि आपके यहाँ कोई कमी है तो उसको पूरा करने के लिए ये सारी व्यवस्था है। तो उस प्रशासनिक व्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा, उसकी विभिन्न श्रेणियों को आपको समझना पड़ेगा। श्रेणी को समझने का मतलब ये है कि जैसे अमेरिका के किसी राज्य से आपको कोई चीज लेनी है तो पहले आपको अमेरिकन सरकार से बात करनी पड़ेगी, अमेरिकन सरकार वहां की उस राज्य, पर्टिकुलर राज्य से बात करेगी। ऐसी व्यवस्था, जैसे भारत में आपको कुछ व्यापार करना है तो आपको पहले भारत सरकार से बात करनी पड़ेगी, फिर उस राज्य के साथ एमओयू होगा, आपका गठबंधन होगा, फिर नीचे आप बात करते हैं, फिर उसमें ऐसे भी किसी जिले में जाना है तो वहां पर आपको उस तरह की चर्चा होगी। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को भी समझना जरूरी है, क्योंकि वो विकास की बात, वो जो राजनीतिक बात है, वो इस व्यवस्था को समझे बिना नहीं हो सकती। तो राजनीतिक भूगोल की नेचर में ये सारे विषय हैं, इन सब विषयों को राजनीतिक भूगोल में पढ़ा जाता है, उन पर जोर दिया जाता है। उस विषय को पूरा करने के लिए ये सब विषय उसमें जोड़े गए हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण। और उसके साथ साथ कई बार कुछ ऐसी भौगोलिक टर्मिनोलॉजी है जिनको अपने को समझना पड़ेगा। जैसे कोर क्षेत्र की बात करते हैं, उत्पादन क्षेत्र की बात है, संचरण मार्ग, सीमा की बात करते हैं। तो क्रोर क्षेत्र जो है, कोर क्षेत्र जो कहलाते हैं, जैसे भारत के संदर्भ में अपन बात करेंगे तो भारत का प्रशासनिक केंद्र चाहे दिल्ली हो सकता है, लेकिन उसका आर्थिक केंद्र आपका बंबई है, मद्रास है, दूसरी जगह बेंगलोर है। तो उसका कारण ये है कि आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक जो जिनको कहते हैं कि उत्पादन जो है, चाहे वो प्राकृतिक उपजे हो और चाहे दूसरे इंडस्ट्रियल उत्पादन हो, वो वहां पर होते हैं। तो वो स्वतः ही वो केंद्र हो गया। तो आपको व्यापार के केंद्र के साथ साथ आपको राजधानी केंद्र को भी समझना पड़ेगा कि राजधानी क्या काम करती है और व्यापार केंद्र क्या काम करते हैं। और व्यापार केंद्र जो है एक देश में कई भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एक हो। जैसे भारत में कई सारे हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से हो सकते हैं, जैसे खनिजों की दृष्टि से हो सकते हैं। कई देशों में देखा होगा, अपने यहाँ भी है, जैसे भारत में हम देखते तो कहीं कोयले का क्षेत्र है, कहीं कोई दूसरा क्षेत्र। तो जिनको कोयले में रुचि, वो कोयले के क्षेत्र की बात करेगा और उसकी अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात करेगा, उनके अपने संसाधनों के दोहन की व्यवस्था की बात करेगा, वो उन संसाधनों को दुनिया भर तक कैसे पहुंचाए इनकी बात करेगा। तो ये एक अलग व्यवस्था है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात है आपका संचरण का जो मार्ग है। बिना मार्ग के आप ये सब नहीं कर पाएंगे। तो ये एक
अतिरिक्त व्यवस्था इस सारे पक्ष से जुड़ती है। तो बिना संसाधनों के विकास के साथ साथ आपको बिना मार्गों के विकास के, परिवहन मार्गों के विकास के आप ये सारी कल्पना नहीं कर सकते। तो वो देश, जैसे जर्मन विद्वान तो कहते हैं कि ये जो आपकी सड़कें हैं ये आपकी नाड़ियों की तरह जिनमें खून बहता है, तो उसी से मनुष्य का जीवन चलता है, मनुष्य जीवित है और अंतिम छोर तक संसाधन पहुंचते हैं, खून पहुंचता है, तो वहां तक आप सजीव हैं, जीवित हैं। तो वैसे ही अगर आपके देश में जैसे अगर रोड व्यवस्था ठीक नहीं है, परिवहन की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो शायद आप विकास की बात नहीं कर। और जहां पर विकास चाहेंगे आप, तो आपको ये सब स्ट्रक्चर खड़े करने पड़ेंगे। और जिस क्षेत्र में भी ये अविकसित सा है, जहां संसाधन न्यून है, परिवहन के संसाधन, तो आप ये समझिए वो अपंग की तरह है कि वहां पर आपके जैसे रक्त नहीं पहुंचता तो कोई भी शरीर का भाग शिथिल हो सकता है, वो कार्य नहीं करेगा। तो वैसी व्यवस्था राज्य के संदर्भ में भी अगर आपने अपने परिवहन के साधन विकसित नहीं किए तो आपके सामने निश्चित रूप से वो समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो ये भी एक अध्ययन का विषय आपका हो सकता है। उसी के साथ सीमाओं को भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि सीमाएं कई बार आपको लगता है कि बहुत स्वाभाविक से हैं, आ जा सकते हैं, और कई राष्ट्र ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल तलवार की नोक की तरह सीमाएं होती है, जिसकी एक सूत भी आप दाएं बाएं बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ऐसी सारी व्यवस्थाओं को भी आपको समझना पड़ेगा, उनको आपको समझना पड़ेगा। अगले लेक्चर में हम अगले विषय पर बात करेंगे।